नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास मॉर्निंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामपुर में पेपर लीक से हंगामा, 70% सवाल वायरल पेपर से मिले, सितंबर में होगी फिर से परीक्षा। चीनी कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख टन ड्यूटी फ्री आयात मंजूर, 15 दिन की स्टॉक लिमिट लागू। राम मंदिर पर चंपत राय की चिट्ठी, 20 पेज के पत्र पर निवेश मिश्रा का जिक्र, चिट्ठी को लेकर चर्चा हुई तेज। इमरान खान अस्पताल से जेल लौटे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच, इलाज को लेकर सियासी घमासान तेज। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर के स्कूल के बाहर बवाल हो चुका है। सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और झगड़ा किया है। सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से खदेड़ने का आरोप है और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर के स्कूल के बाहर बवाल चल चुका है। आशुतोष रांका से धक्का मुक्की, ग्रामीणों ने किया है विरोध। सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से खदेड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और पत्थरबाजी का भी आरोप लगाया गया है। जहां रांका का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही ये सब किया है। जयपुर के बगुरू इलाके के रामपुरा कावरपुरा गांव में सरकारी स्कूल को लेकर जमकर बवाल हो गया है। सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान से पहुंचे कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया और धक्का मुक्की के बाद मारपीट भी हुई है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और शीशे तोड़े गए हैं। सीजेपी नेता आशुतोष रांका का आरोप है कि उनकी टीम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जबकि ग्रामीणों ने इसे स्कूल के मुद्दे पर राजनीतिक हस्तक्षेप बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। आपका नाम? संजू। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी आईजीकेवी के सेमेस्टर एग्जाम का कथित तौर पर पेपर लीक होने से हड़कंप मच चुका है। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने का दावा किया गया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दी। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी। विश्वविद्यालय की जांच में वायरल प्रश्न पत्र असली पेपर से पूरी तरह मेल नहीं खाया, लेकिन उसमें करीब 70% सवाल वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलते जुलते पाए। इसके बाद प्रबंधन ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि प्रश्न पत्र की परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंचा और विद्यालय के अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निर्देश पर बीएनसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय के मुताबिक रद्द की गई परीक्षा अब सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने भी मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस ने पेपर लीक को परीक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और
5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। आज IGKV में BSc सेकेंड ईयर इंटोमोलॉजी का पेपर था, जिसका पेपर लीक का मामला सामने आया। NSY वहां पहुंच के ये मांग किया है कि पेपर रद्द हो। विश्वविद्यालय द्वारा आश्वासित तो किया गया है कि पेपर रद्द होगा, लेकिन लगातार देश भर में जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। IGKV में जो पेपर लीक हुआ है वो सुबह 8:45 में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। वही प्रश्न पत्र जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके बाद छात्रों ने वहां हंगामा किया। हमको फ़ोन आया, कॉल आया, तो हमने भी विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया और पेपर लीक पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का और पेपर रद्द करने का मांग किया है। और NSY कल विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति साहब और जो परीक्षा नियंत्रण अधिकारी है उसके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ ये सीधा प्रहार है। जो रात दिन मेहनत करते हैं उनके साथ ये अन्याय है, तो NSY इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कौमी इंसाफ मोर्चा के आह्वान पर आज पंजाब बंद है। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बुलाए गए बंद का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। खरड़ चंडीगढ़ हाईवे बंद है, अमृतसर में भी बस सेवाएं प्रभावित है और जालंधर खरड़ समेत कई जगह बाजार भी बंद है। खरड़ चंडीगढ़ हाईवे बंद होने के कारण हिमाचल से आने वाली कई बसों को खरड़ में ही रोक दिया गया है। चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाले कई यात्रियों को बसें आगे तक नहीं जाने के कारण सामान लेकर पैदल आगे जाना पड़ रहा है। मोर्चा की प्रमुख मांगों में सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में बंद सिखों की रिहाई और महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार हवारा की पैरोल शामिल है। मोर्चा ने मेडिकल सेवाएं, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों और शादी या अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले बंद से छूट दी है। अमृतसर में पुलिस ने सुरक्षा के लिए शहर को 3 जोन में बांट दिया है और हर जोन की निगरानी DCP स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस स्थानीय जत्थेबंदियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। अधिकारियों के मुताबिक अमृतसर में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण और नियंत्रण में नजर आ रही है। श्री दरबार साहिब में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हरमनवीर सिंह गिल IPS, उनके दिशा निर्देश पे सिटी को जोन को जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है अमृतसर सिटी को, जोन 1, 2, 3, उसके ऊपर तीनों जोन्स में DCP लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो डिप्यूट किए गए, उनके साथ हमारी फोर्सेज हैं। सुबह से ही हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद सिचुएशन सारी पीसफुल है, कंट्रोल में है। हम जथेबंदियों के साथ लगातार तालमेल में हैं। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सभी चल रही हैं, मेडिकल सर्विसेज सभी चल रही हैं। इस टाइम पे हम यहाँ पर जब खड़े हैं, ये हॉल बाज़ार का एरिया, बाज़ार बंद है क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ, वैसे भी इस टाइम तक खुलता ही नहीं है। लेकिन इनकी भी जो तरफ से जो हमें बताया था कि फोर्सफुल कुछ नहीं करेंगे, सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो रास्ता है ये भी श्री दरबार साहिब को जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं, किसी को भी किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं हम आने दे रहे। वो अपना रूटीन में गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने जा रहे हैं। बाकी हम जथेबंदियों के साथ तालमेल में हैं, सिचुएशन को पीसफुल ही मेंटेन करके रखा जाए। मुंबई के कुर्ला के कुरैशी नगर इलाके में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। MMRDA के काम के दौरान एक विशाल क्रेन अचानक पलटकर रेलवे के ओवरहेड बिजली लाइन पर जा गिरी। क्रेन की चपेट में आसपास के कई मकान और झोपड़ियां भी आ गई। बताया जा रहा है कि इलाके में पुरानी इमारत को हटाने के लिए पॉकलेन मशीन को ऊपर पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान मशीन को उठाते वक्त क्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटकर गिर गई। देखते ही देखते क्रेन का बड़ा हिस्सा आसपास के घरों पर जा गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। BMC के मुताबिक हादसे में कुल 8 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें 6 लोगों को सायन अस्पताल और 2 लोगों को कुर्ला भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि मलबे में कोई और व्यक्ति तो नहीं फंसा है। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक क्रेन कुर्ला और ट्रॉम्बे के बीच ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन पर गिरी। यह सिग्नल लाइन मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए रेल यातायात पर बड़ा असर नहीं पड़ा।
मौके पर राहत और बचाव अभियान भी जारी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मैं रहता हूँ, मेरा नाम सफ़ीक कुरैशी है, मेरी बहन का घर है। मेरी बहन और बहनों ही रहते थे यहाँ पे, जीजा जी मेरे को यहाँ से कोई बंदे का फ़ोन आया बाजू के, बोलने लगे भाई सफ़ीक भाई बोल रहे। मैं बोला हाँ भाई बोलिए, कौन बोल रहे आप। 2:00 पे मेरे को फ़ोन आया, तो मेरे को बोलने लगे तुम्हारी बहन के घर पे ना इतना बड़ा किरण गिर गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया है और जल्दी आओ। तो मैं वैसे ही भागते हुए आया, तो मेरी छोटी वाली भांजी भी मेरे वो दूसरे बिल्डिंग में रहती थी, उनको भी कॉल किया किसी ने, वो मेरे को फ़ोन करिए, मतलब तू आ आराम से। उसके बाद में हमारी पूरे परिवार आया और यहाँ आके देखा तो मेरे जीजा जी का पूरा ये सर पे लगा हुआ था, सर फटा हुआ था मेरा जीजा जी का। वो मिले, मेरी बहन मुझे नहीं मिली थी यहाँ पे, मैं हॉस्पिटल भागा। मेरी बहन का ना बहुत ज़्यादा जख्मी है, मेरी बहन के सर पे ज़्यादा लगा हुआ माल। और डॉक्टर से मैंने बात किया, डॉक्टर बोला अभी हम कुछ बता नहीं सकते, सीटी स्कैन करना है उसको। सीटी स्कैन के बाद में सैन बोलते, यहाँ के लोकल लोग ने लेके गए थे सैन हॉस्पिटल, तो सैन हॉस्पिटल वाले ने नहीं लिया। वो जितने भी यहाँ वाले लोग को जो लगा, जो बाजू वाले 4 जन को लगा है, पीछे वाले लोग को लगा, सबको उनने ना प्राइवेट में भेजा। सैन हॉस्पिटल में इन लोग ने किसी ने भी यानी रिस्पांस नहीं दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद दोबारा अदियाला जेल ले जाया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। अस्पताल के आसपास पुलिस की तैनाती रही और मीडिया को भी दूर रखा गया। अस्पताल परिसर में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। दरअसल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बेहतर इलाज के लिए शिफा अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति और बेहतर चिकित्सा सुविधा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया था। साथ ही परिवार के सदस्यों को सप्ताह में एक बार उनसे मिलने की व्यवस्था करने को भी कहा गया था। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पूर्ण विचार की मांग की थी, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय के अधूरे दस्तावेजों के कारण वापस ले लिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। अब अस्पताल से इमरान खान की वापसी के बाद उनकी सेहत और जेल में इलाज को लेकर सियासी विवाद एक बार फिर तेज होने के आसार दिख रहे हैं। हम लोगों को सुनने को मिला कि खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा इलाज के लिए, बेहतर सहूलत के लिए। तो मुझे तो ये फ़ैसला बड़ा खुशाइन लगा। हम इसका खैर मकदम करते हैं। जिन्होंने भी ये फ़ैसला लिया है ये बहुत अच्छा है, दिल बड़ा करके उन्होंने फ़ैसला लिया, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही उत्तराखंड के नैनीताल में भारी मानसून के चलते प्रसिद्ध नैनी झील का जलस्तर 10 फीट के पार पहुंच चुका है। लगातार बारिश से झील पूरी तरह लबालब हो चुकी, जिसके बाद जल निकासी के लिए झील के गेट खोल दिए गए। सिंचाई विभाग के मुताबिक कुछ दिन पहले झील का जलस्तर 10 फीट से ऊपर पहुंच गया था। अब लगातार पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर करीब 9 फीट 6 इंच पर है। विभाग तय मानकों के अनुसार झील के स्तर को नियंत्रित कर रहा है और दरअसल आसपास के कैंचमेंट क्षेत्रों पर भी लगातार बारिश हो रही है और वहां से पानी सीधे नैनी झील में पहुंच रहा है। इस साल अब तक हुई बारिश पिछले साल के मुकाबले करीब 15% अधिक बताई जा रही है। आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना के चलते जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन का लक्ष्य अगस्त तक झील का जलस्तर निर्धारित मानक के आसपास बनाए रखना और महीने के अंत तक इसे धीरे धीरे नीचे लाना है। फिलहाल झील के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है ताकि जलस्तर सुरक्षित सीमा पर बना रहे। आज सुबह हमारा जलस्तर 87.7 इंच रहा है और बारिश हमारी अभी तक की 1500 mm रिकॉर्ड की गई है, और जबकि लास्ट ईयर ही है 1522 mm थी, जो कि पिछले साल से लगभग 43 mm पानी बरसात इस बार ज्यादा है रिकॉर्ड हुई है। और आगे भी बारिश लगातार बढ़ने की संभावना है, संभवतः बारिश ठीक रहेगी और लेवल भी बढ़ने की संभावना है, जिसको रेगुलेट करने के लिए ही हमारे यहाँ गेटों का संचालन। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दोनों नदियों में उफान के कारण शहर और आसपास के इलाकों में पानी घुसने लगा है।
प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और पिछले 36 घंटों में गंगा का जलस्तर करीब 44 सेंटीमीटर और यमुना का 73 सेंटीमीटर बढ़ा है। छटनाग में दोनों नदियों का जलस्तर करीब 71 सेंटीमीटर बढ़ा है। कानपुर और हरिद्वार बैराज के साथ नजोरा और माता टीला बांधों के पास पानी छोड़े जाने का असर से नदियों के जलस्तर पर भी भारी असर पड़ा है। वहीं केन बेतवा, चंबल और टोंस जैसी नदियों का पानी भी गंगा यमुना में पहुंच रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। बड़े हनुमान जी के कॉरिडोर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। वहीं मेजा कोराव और बारा क्षेत्र के रपटों पर पानी आने के कारण प्रशासन ने लोगों से आवागमन न करने की अपील की है। फिलहाल जिला प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है और बाढ़ राहत चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से खासकर बच्चों को नदी के राफ्टों के आसपास जाने से बचने की हिदायत दी है। फिलहाल ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये नागबास्की में ये हमारे गंगा जल का स्तर कितना बढ़ चुका है। कल रात तक ये पिलर के पीछे था, आज देख सकते हैं पूरा भर गया, यहाँ पानी आ गया और नागबास्की तरफ उधर भी आप देख सकते हैं पानी आ चुका है और ये पूरा जलमग्न हो गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने गंदगी भी आ चुकी है हमारे गंगा जल में और पानी बहुत बढ़ रहा है हमारे। किस तरह से बढ़ रहा है? धीमे बढ़ रहा है? ये पानी बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है। कल आप जल देख सकते हैं जल स्तर वहाँ पे हमारा नीचे था, लेकिन आज सुबह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पानी आ चुका है बहुत तेजी से और हमारे हनुमान जी में भी पानी आ चुका है और कॉरिडोर के सामने आ चुका है पानी। देश में बढ़ती चीनी की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दे दी है। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इसके साथ ही सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट भी लागू की है। यानी कारोबारी हर महीने 10 टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो वे अधिकतम 15 दिनों तक की जागरूक के बराबर ही स्टॉक रख सकेंगे। चीनी की कीमतों में हाल ही में के दिनों में तेज उछाल देखने को मिला है। उद्योग से जुड़े करीब लोगों के मुताबिक कीमत करीब 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले ही यह करीब 46 रुपये प्रति किलो के आसपास थी। वहीं चीनी उद्योग संगठन यानी ISMA ने देश में चीनी की कमी से इनकार किया है और कहा है कि कीमतों में तेजी का एक कारण सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग भी हो सकता है। संगठन को उम्मीद है कि नया चीनी सीजन समय से पहले शुरू होने से बाजार में नई सप्लाई पहुंच जाएगी। सरकार के इस फैसले से त्योहारों के सीजन में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। चीनी से इंपोर्ट की ड्यूटी सरकार ने हटाई है। कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार को चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से चीनी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया ताकि वैसे तो चीनी की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज देश में है नहीं, बट अगर फिर भी कहीं शॉर्टेज है तो चीनी आसानी से इंपोर्ट करके लाई जा सके और घरेलू बाज़ार की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश को आगे बढ़ते हुए देखने का जो उनका विज़न है उसमें वो उनको ठीक नहीं लगता और इस कारण से वो सोशल मीडिया के ज़रिए देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। सरकार का ये आवश्यक कदम था घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए। राम मंदिर निर्माण और उसकी व्यवस्था को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की 20 पेज की चिट्ठी में चर्चा है और इस पत्र में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण और मौजूदा व्यवस्थाओं से जुड़े कई पहलुओं का विस्तार में जिक्र किया है। चंपत राय ने पत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्रा की भूमिका का भी उल्लेख लिखा है।
उन्होंने लिखा है कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी काम निर्माण समिति के निर्णय के अनुसार होते थे और ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के नियंत्रण के बिना हुआ हो और निर्णय के बिना हुआ हो। अगर कोई अलग निर्णय लिया गया है तो उसे मान्यता नहीं दी गई है। पत्र में नृपेंद्र मिश्रा की प्रशासनिक भूमिका और मंदिर निर्माण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के उद्योगान में का भी जिक्र किया है। चंपत राय ने बताया है कि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा समेत निर्माण से जुड़े कई प्रमुख लोगों की भी भूमिका इस पूरी गाथा में रही है। यह चिट्ठी ऐसे समय सामने आई है जब राम मंदिर के चढ़ावे और कथित चोरी को लेकर विवाद चल रहा है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट को सौंप चुकी है। हालांकि वायरल हो रही चिट्ठी में चंपत राय के हस्ताक्षर नहीं है और इसमें चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद का कोई सीधा जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल चंपत राय की यह चिट्ठी राम मंदिर निर्माण समिति, ट्रस्ट की व्यवस्था और नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर नई चर्चा का विषय बनती जा रही है। कौन सा पत्र? चंपत राय का एक पत्र है, हाँ 9 पेज का लिखा है, हाँ जिसमें आप पर एलिगेशन भी लगा गया है कि आप मनचाही कंपनियों को शामिल किए हैं, मनचाही लोगों की नियुक्ति किए हैं। वो सारा ठीक रहा, आप पर छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कहना चाहिए? मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। गुजरात के कांडला में चल रहे ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2026 के बीच बंदरगाह को देश के बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कांडला पोर्ट की कार्गो क्षमता 300 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने के साथ इसे दुनिया के प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन हब में शामिल करने का लक्ष्य है। इसी दिशा में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी डीपीए ने ओसवाल ग्रीनर्जी एनर्जी के साथ 5 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के डिज़ाइन और स्थापना के लिए समझौता किया है। इस प्लांट से हर साल करीब 800 से 840 मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तैयार होने के बाद इस हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल बंदरगाह के वाहनों, बसों और अन्य सुविधाओं में किया जाएगा। सरकार इसे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के और सागरमाला परियोजना के तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली बड़ी पहल मानी जा रही है। वहीं कांडला में ग्रीन हाइड्रोजन एक्सीलेंस सेंटर भी विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई तकनीकी पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। आगे चलकर कांडला को हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ उसके निर्यात के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। लद्दाख के मिनीमर्ग चेक पोस्ट पर भारतीय सेना के जवानों से बहस करने वाली पर्यटक ने अब अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग ली है। जी हाँ, ये विवाद तो आपको पता ही होगा, जहाँ कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वह ट्रैफिक रोके जाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस करती हुई नजर आई और खुद को जेनजी बताते हुए सवाल उठा रही थी। अब महिला ने एक वीडियो संदेश के जरिए सेना के जवानों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर गुस्से और निराशा में उनसे कुछ बातें ऐसी कह दी गई जिनका उन्हें अब पछतावा है। महिला ने जवानों से अपील की कि वे उसे अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दे। माफ़ी मांगते हुए पर्यटक ने भारतीय सेना की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जवान देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं, इसलिए देशवासी सुरक्षित अपने घरों में सो पाते हैं।
उसने कहा कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों से भी अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूं। दरअसल वायरल वीडियो में महिला कई घंटों तक ट्रैफिक रोके जाने से नाराज थी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उसके व्यवहार को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई लोगों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं दी है। अब पर्यटक ने अपने बयान पर खेद जताते हुए जवानों से माफी मांग ली है। मेरी वजह से किसी जवान को इतना लगे कि आप लोग हमारे लिए बॉर्डर्स पे रहते हैं और मैंने इतना गलत किया, जो कि मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके किया, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो प्लीज मेरी बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। यह प्रस्ताव बिहार राज्य के किन्नर कल्याण बोर्ड की पहली बैठक में रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आदमक सोने की प्रतिमा लगाने की बात कही है। किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह के मुताबिक उन्होंने 29 तारीख को हुए बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था। उनका कहना है कि 2019 के ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट से किन्नर समुदाय को अधिकार और सम्मान मिला है और इसी वजह से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में मंदिर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर राजन सिंह के अनुसार प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी गई है और अब इसे आगे मंत्रिमंडल सचिवालय के पास भेजा जाएगा। मंदिर के लिए सरकार से 5 एकड़ जमीन और करीब 112 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है। हालांकि मंदिर के निर्माण को लेकर अभी सरकार की अंतिम मंजूरी और जमीन बटन आवंटन बाकी है। प्रस्ताव सामने आने के बाद ये मामला बिहार की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 112 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बनने जा रहा है। ये सोने की मूर्ति बनने जा रही है। बिहार सरकार इसके लिए फंड आवंटित करेगी। बिहार के अंदर 5 एकड़ भूमि आवंटित होगा और ये बिहार का सबसे विशाल मंदिर होगा, जिसमें हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी साक्षात रूप में लोगों का कल्याण के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। सोने की मूर्ति, उनके कद के बराबर भगवान श्री मोदी जी की सोने की मूर्ति बनेगी और ये मंदिर विश्व गुरु बनाने के लिए भारत का रास्ता शुरू करने के लिए होगा, क्योंकि किन्नरों को सबसे बड़ा अधिकार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।